हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर वेरी गुड। तो आज के इस डिजिटल दौर ने एक तरफ जहां इंसानों की लाइफ इतनी इजी हो गई है और अच्छा वक्त गुजारने की एक वजह बन चुकी है, वहीं दूसरी तरफ इसके कई सारे नुकसान भी हैं, क्योंकि हमारे जिंदगी का एक एक राज फोन में कैद होता है। और क्या होगा अगर यही फोन किसी और के हाथ में लग जाए तो इसी पर बेस्ड है आज की ये स्टोरी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ये धमाकेदार थ्रिलर मूवी स्टार्ट होती है और हमें मूवी की मेन कैरेक्टर यानी ली नामी से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि एक फन लविंग, सुपर एक्साइटेड और फुल ऑन एनर्जेटिक टाइप की लड़की है। उसकी एक बेस्ट फ्रेंड युंजू होती है और उसके फादर एक कैफे चलाते हैं जिसमें नामी उनका हाथ बटाती है। नामी की मदर अब इस दुनिया में नहीं है। वो खुद भी एक कॉस्मेटिक स्टार्टअप में काम करती है, जहाँ उसकी बॉस उसके काम से बहुत खुश होती है। अब एक दिन नामी जब अपने घर वापस लौट रही थी तो बस में उसका फोन गलती से गिर जाता है और उस फोन को कोई दूसरा लड़का उठा लेता है। अब अगले सीन में हम उसी लड़के को उसके घर पर देखते हैं जिसके पास नामी का फोन होता है और उसी वक्त नामी का फोन रिंग करता है जिस पर युंजू की कॉल आती है। वो लड़का युंजू से डायरेक्टली बात ना करके किसी दूसरे फोन में टाइप किए गए मैसेजेस से फीमेल वॉइस में रिप्लाई करवाता है, जिससे ऐसा लगे कि कोई लड़की ही उसे रिप्लाई कर रही है। वो लड़का ये फोन वापस करने के लिए पूछता है कि मैं कहाँ आ जाऊँ। इस पर युंजू कहती है कि मैं अपनी फ्रेंड नामी से पूछकर बताती हूँ। अभी कुछ चीजें उस लड़के की काफी हैरान करने वाली लग रही थी, क्योंकि एक तरफ तो वो लड़का उस फोन को वापस करने की बात कह रहा था, तो दूसरे ही पल वो नामी के फोन में आ रही सारी नोटिफिकेशन से उसकी सारी इंफॉर्मेशन पता कर रहा था। वो नामी के फ्रेंड्स उसे क्या पसंद है क्या नहीं, यहाँ तक कि वो कहाँ और कब आती और जाती है, सब कुछ जानना चाह रहा था। अब वो फोन को अनलॉक करने की कोशिश करता है, पर वो फोन को अनलॉक नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो फोन की स्क्रीन को तोड़ देता है। युंजू अब नामी के घर जाती है और उसे बताती है कि उसका फोन कहाँ है। नामी और उसकी फ्रेंड इससे बात करती है। सीन अब शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि माउंटेन पर काफी बारिश होने की वजह से वहाँ पर दफन की गई एक डेड बॉडी मिलती है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही थी। जहाँ दो ऑफिसर आपस में बात कर रहे थे कि आखिर ये काम हो किसका सकता है, और इन दोनों का शक किसी और पर नहीं बल्कि उन्हीं में से किसी एक ऑफिसर के बेटे पर जाता है, क्योंकि उस ऑफिसर ने अपने बेटे के साथ मिलकर वहाँ पर एक प्लांट लगाया था और उसके बेटे का यूज करने वाला प्लांट फूड प्रोडक्ट उस बॉडी के आसपास मिले थे। पर वो ऑफिसर सोचता है कि मेरा बेटा तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर किसी को भी मारने की हिम्मत ही नहीं है, वो तो एकदम शांत स्वभाव का है। ऐसे में उसका असिस्टेंट ऑफिसर कहता है कि हो सकता है वो किसी गलत संगत में पड़ गया हो। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि वो तो अपनी मदर के कांटेक्ट में होगा ही, जिस पर वो ऑफिसर कहता है कि जो बच्चा अपनी बीमार माँ को छोड़कर चला गया हो वो क्या ही उसकी खबर लेगा, लेकिन फिर भी मैं इस बारे में इन्वेस्टिगेट करूंगा। एक्चुअली यहाँ पर वही लड़का उस ऑफिसर का बेटा होता है जो उन्हें 5 साल पहले ही छोड़कर चला गया था। अब नामी अपने फादर के कैफे में आती है, जहाँ उसका फादर उसे एक स्पेशल ड्रिंक बना कर देता है जिसे वो लोग सेल आउट नहीं करते थे, और ये स्पेशल ड्रिंक वो सिर्फ नामी के लिए ही बनाया करते थे। तभी वहाँ पर फोन बजता है और जुनयोंग की कॉल आती है, यानी उसी लड़के की, और वो फीमेल वॉइस में नामी से बात करता है। वो नामी से कहता है कि उससे गलती से उसके फोन की स्क्रीन टूट गई है, तो उसने उसका फोन रिपेयर करने के लिए एक मोबाइल शॉप पे दे दिया है, जिसका उसने बिल भी पे कर दिया है। बस नामी को वहाँ पर जाना है और अपना फोन वापस ले लेना है। खैर नामी अब बताए हुए एड्रेस पर पहुंचती है, जहां पर जुनयोंग ने नामी के फोन पर एक स्पाई कैमरा इंस्टॉल कर दिया था, जिससे कि नामी की लाइफ के एक एक मोमेंट के अल्टीमेट एक्सेस अब उसके हाथों में आ गए हैं। यानी कि नामी की लाइफ की हर एक छोटी सी छोटी बात उसे तुरंत पता लग जाएगी। इतना ही नहीं, वो स्टोर भी जुनयोंग का ही होता है। नामी अब अपना फोन लेकर वहाँ से चली जाती है और अब दिन भर नामी जिस से बात करती है या जो भी एक्टिविटी करती है उन सब पर जुनयोंग नजर रखता है। शाम को वो नामी के कैफे में भी जाता है और उसी ड्रिंक को मांगता है जो नामी के फादर ने बनाई होती है। यहाँ नामी उस लड़के से फर्स्ट टाइम मिल रही थी, पर जुनयोंग को नामी के बारे में अब सब कुछ पता था। वो नामी से उस ड्रिंक के लिए इंसिस्ट करता है और ये कहता है कि मैं यहाँ का रेगुलर कस्टमर हूँ, इसीलिए नामी भी उस ड्रिंक को बनाकर उसे दे देती है। नामी के फादर ये सब कुछ देख रहे थे। वो नामी से कहते हैं कि आखिर तुमने वो ड्रिंक उसे क्यों दी जिसे हम सेल भी नहीं करते। नामी कहती है कि वो
तो यहाँ का रेगुलर कस्टमर है और वो काफी इंसिस्ट भी कर रहा था। बस इसलिए नामी के फादर यहाँ पर जुनयोंग को याद करने की कोशिश करते हैं। अब रात होने पर नामी अपने घर आ जाती है जहाँ वो अपने फादर से अलग रहती थी और अकेली भी। थोड़ी देर बाद नामी सो जाती है और इतने में जुनयोंग को फिर से मौका मिल जाता है उसके मोबाइल में छानबीन करने का। वही ऑफिसर भी अपनी वाइफ का फोन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ अभी तक अपने बेटे के टच में है। वो उससे बात करती है और रिसेंटली ही उससे कुछ सामान भी भेजा था। उस फोन से ऑफिसर को जुयोंग का एड्रेस पता चल जाता है। अब इधर हम नामी को मॉर्निंग में अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं और जुयोंग ने भी नामी की सारी डिटेल्स निकाल कर उसकी नोट्स बना ली थी। इतना ही नहीं, वो तो नामी पर नजर भी रखने लगा था। अब जुयोंग को नामी के बारे में सब कुछ पता था, जैसे कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, घर में अकेली रहती है और लैंडलॉर्ड भी नहीं है, डोर लॉक पिन क्या है, घर से कब निकलती है, किस टाइम पर निकलती है और अपने जॉब पर कब जाती है और वहाँ क्या करती है, यहाँ तक कि उसके फ्रेंड्स कैसे हैं और उसकी बॉस का नेचर उसको लेकर कैसा है, सब कुछ। उसका एक सीक्रेट इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जिस पर वो थोड़ी बहुत अपनी बॉस की बुराई भी किया करती है। जुयोंग ने अब नामी की पिक्चर अपने लैपटॉप पे लगा ली थी जहाँ पहले उसकी दूसरी विक्टिम की फोटो लगी हुई थी। इसका मतलब जुयोंग ने पहले भी बहुतों के साथ ऐसा किया है और ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं बल्कि एक साइको किलर है। अब नामी अपने जॉब पर होती है जहाँ उसकी बॉस उसको एक्स्ट्रा सैलरी पे करती है, पर वो ये बात सबसे हाइड रखने के लिए कहती है क्योंकि उन्होंने सिर्फ नामी की ही सैलरी बढ़ाई होती है। जुयोंग भी नामी के घर जाकर उसके घर की तलाशी लेता है। वहीं वो ऑफिसर जिसको अपने बेटे का एड्रेस मिल चुका था वो अपने बेटे यानी उस किलर के घर पूरी तैयारी के साथ निकल पड़ता है। अब वो ऑफिसर अपने बेटे के घर पहुंच जाता है जहां पर उसे 8 नोट्स मिलते हैं और वो 8 के 8 विक्टिम्स के थे और 9वें नंबर पे नामी होती है जो अब उसका शिकार बनने ही वाली थी। उसने नामी के लिए भी सेम टू सेम वैसे ही नोट्स तैयार किए थे। अब ऑफिसर को एक दूसरी लड़की की फोटो दिखाई देती है जो हूबहू माउंटेन वाले डेड बॉडी से मिलती थी और तो और ऑफिसर को कई सारे सेल फोन्स भी मिलते हैं और वो इससे पहले कुछ और पता लगाते वहाँ जुयोंग आ जाता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि घर के अंदर कोई और है, तो वो उस ऑफिसर को डिस्ट्रैक्ट करके बाहर लेकर आता है। फिर सारे सबूत मिटाकर एक बैग लेके वहाँ से निकल जाता है। वो बैग जुयोंग के लिए बहुत जरूरी था क्योंकि उसने अभी तक जितने भी क्राइम किए थे उन सभी का काला चिट्ठा उसी बैग में मौजूद था और इन सारी चीजों पर उसे बहुत ही प्राउड होता है, जैसे मानो उसने कितनी बड़ी अचीवमेंट पाली है। जुयोंग वापस से कैफे में जाता है जहां वो नामी के फादर को ये बताता है कि वो एक डिजिटल सिक्योरिटी एजेंट है। उसे पता था कि नामी को कुछ सीडीज बेचनी है, इसीलिए वो नामी को कुछ सीडीज बेचता है जिसके बहाने वो उसे मिल सके। के साथ वो उसे कुछ मैच टिकट्स भी बेचता है। वो इस बार भी वही ड्रिंक नामी के फादर से मांगता है जिसे नामी के फादर उसे दे तो देते हैं पर उन्हें जुयोंग पर शक होने लगता है, इसीलिए वो नामी को घर छोड़ते वक्त कहते हैं कि वो उस लड़के से दूर रहे क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे उससे नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। वो हमारा कोई रेगुलर कस्टमर नहीं है क्योंकि मुझे अपने सारे रेगुलर कस्टमर याद होते हैं। नामी इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती पर जुयोंग उनकी सारी बातें सुन रहा था। अब हमें वो ऑफिसर दिखाए जाते हैं जो लास्ट विक्टिम के मदर से मिलने जाते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि जुयोंग का विक्टिम को मारने का पैटर्न बिल्कुल सेम होता है। फोन की स्क्रीन तोड़ना, फिर उसे अनलॉक करना और फोन को क्लोन करके उन पर पूरी तरीके से नजर रखना। साथ ही साथ वो अपने विक्टिम को मारने के बाद उन्हीं का घर यूज करता है और उन्हीं के पैसों पर सरवाइव भी करता है। बेसिकली वो पूरी तरीके से उनकी आइडेंटिटी चुरा लेता है। अब एक तरफ जुयोंग नामी के फोन से उनके फादर को मैसेज भेजकर उनके फोन में भी स्पाईवेयर इंस्टॉल कर देता है, जिसके बाद वो उन पर अटैक करके उनके ही घर में उन्हें बंदी बना लेता है और उन्हीं के घर में रहने लगता है। और तो और वो नामी की लाइफ पूरी तरीके से स्पॉइल करने में लग जाता है। वो नामी के सीक्रेट मैसेजेस जिसमें उसने अपने बॉस की बुराई की होती है उसे लीक कर देता है, जिसकी वजह से नामी को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है। दूसरी तरफ माउंटेन पे काफी तेज बारिश होने की वजह से दफन की गई कई और डेड बॉडीज बाहर आ जाती हैं, जिससे आसपास के शहरों में डर का माहौल फैल जाता है और वो ऑफिसर भी काफी परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसे अपने क्रिमिनल बेटे को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। नामी की लाइफ अब डिस्टर्ब हो चुकी थी तो उसे शक था कि कहीं उसका फोन
हैक तो नहीं कर लिया गया है। इसीलिए वो अपनी फ्रेंड के साथ साइबर क्राइम में रिपोर्ट लिखाने जाती है, पर वो लोग नामी से कहते हैं कि इस बात का प्रूफ ला कर दें कि आपका फोन हैक हो गया था। इसीलिए नामी वहाँ से परेशान होकर चली जाती है। तभी नामी को उसके डैड का मैसेज आता है कि वो अभी छुट्टी पर हैं। जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से नामी बहुत अपसेट थी, इसीलिए गुस्से में आकर वो अपना फोन फेंक देती है, जिससे उसके फोन की स्क्रीन टूट जाती है। तभी उसे ध्यान आता है कि ये सब कुछ उस रिपेयर शॉप से ही शुरू हुआ था। वहीं उन ऑफिसर्स को भी उस रिपेयर शॉप की लोकेशन पता चल जाती है, और जब वो लोग वहाँ जाते हैं तो जुयोंग ने पहले ही सारे सबूत मिटा दिए थे। अब वहाँ पर नामी भी उसे ढूंढती हुई पहुँचती है। अब नामी उन्हें बताती है कि कैसे उसकी लाइफ एकदम से चेंज हो गई, और वो दोनों भी उस किलर के बारे में नामी को बताते हैं। तो अब यहाँ पर नामी के सामने पूरी की पूरी कहानी साफ हो जाती है, बट स्टिल नामी इस बात से अनजान थी कि जुयोंग कितना खतरनाक किलर है। नामी अब प्लान बनाती है कि जुयोंग किसी और विक्टिम को पकड़े और उसकी प्राइवेसी का फायदा उठाए, इससे पहले वो उसे पकड़वा कर रहेगी। इसीलिए अब वो सब कुछ जानते हुए भी अनजान रहने का नाटक करेगी, ऐसा मानो कि उसका फोन कभी हैक हुआ ही नहीं। फिर किसी बहाने से वो उसे अपने घर बुलाएगी और ऑफिसर्स वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेंगे। नामी अब ऐसा ही करती है और जुयोंग को अपने घर बुलाती है। जुयोंग भी थोड़ा मेकओवर करके उससे मिलने जाता है। उधर वो ऑफिसर भी छिपकर जुयोंग का वेट कर रहे थे। जुयोंग अभी बाहर ही होता है, तभी एक ऑफिसर उसे पकड़ लेता है, पर अफसोस ऑफिसर उसे नहीं पहचान पाता। उल्टा जुयोंग ही उन पर गुस्सा करने लगता है कि वो लोग ऐसे सिविलियंस को परेशान नहीं कर सकते। और फिर क्या था, वो बड़े ही आराम से बचकर वहाँ से निकल जाता है। बट ये काफी शॉकिंग होता है कि एक पिता अपने बेटे को कैसे नहीं पहचान पाया, हालांकि वो सिर्फ उससे 7 साल ही दूर था। खैर, इसके बाद ऑफिसर्स नामी के घर जाते हैं और नामी भी अपना पुराना फोन ऑन करके उसमें दूसरी सिम डाल लेती है, जिससे जुयोंग को उस पर शक न हो। ऑफिसर्स भी नामी को कहीं और जाकर रहने की सलाह देते हैं, इसीलिए नामी अपने फादर के घर चली जाती है। वहाँ वो ऑफिसर्स को ये कहती है कि वो उन्हें सिर्फ टेक्स्ट करेगी, और जब उसका कोई टेक्स्ट ना आए तो वो समझ जाए कि वो अभी खतरे में है। अब जब नामी घर में एंटर करती है तो जुयोंग उसे भी हॉस्टेज बना लेता है। वहीं ऑफिसर्स को एक फोन आता है कि उन्हें एक और डेड बॉडी मिली है, जिसका डीएनए जुयोंग से मैच करता है। बट ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जुयोंग तो अभी जिंदा है। इसीलिए उन लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। उधर जुयोंग भी नामी को टॉर्चर करना शुरू कर देता है, और वो नामी से उन ऑफिसर को टेक्स्ट करने के लिए कहता है कि वो अभी सेफ है। और अब वो उसे उसके फादर के पास लेकर जाता है, जिसे उसने हाथ पैर बांधकर एक बाथ टब में बंदी बनाकर रखा था। और अब उन्हें डुबाने की धमकी देकर वो नामी के भी हाथ पैर उससे बांधने को कहता है, और फिर उसे भी उस बाथ टब में डाल देता है, जिससे उसी के हाथों उसके फादर की जान चली जाए। उसके बाद वो नामी को भी खत्म कर देगा। फिर हमेशा की तरह वो इस बार भी अपने विक्टिम की आखिरी फोटो लेता है। जिसके बाद जुयोंग वही विजिटिंग कार्ड देखता है, जिसमें नामी ने लिखा था कि वो सिर्फ कॉल करेगी, ना कि कोई टेक्स्ट, क्योंकि उसे पता था कि उसका दूसरा फोन भी हैक्ड हो सकता है। और सच में जुयोंग ने उसका दूसरा फोन भी हैक कर लिया था जब वो उसके घर फर्स्ट टाइम गया था। खैर, तभी वहाँ पर अचानक से वो ऑफिसर आता है और जुयोंग को पीटने लगता है। वही दूसरा ऑफिसर भी नामी के पास जाता है और बाथ टब से निकालकर उसकी जान बचाता है। वही दूसरी ओर वो ऑफिसर जुयोंग से पूछता है कि मेरा बेटा जुयोंग कहाँ है। जी हाँ, ये काफी शॉकिंग था कि वो जुयोंग से ही पूछ रहे थे कि उनका बेटा कहाँ है। जुयोंग भी रोने लगता है और कहता है मैं ही उनका बेटा हूँ। उसके बाद जब वो ऑफिसर सूटकेस खोलता है तो यहाँ पर आती है असली सच्चाई। जी हाँ, तो उस किलर के टोटल विक्टिम 8 नहीं बल्कि 9 होते हैं, और सबसे पहला वाला विक्टिम जुयोंग होता है, जो बहुत ही मासूम और सीधा साधा था। और ये ही उस ऑफिसर का असली बेटा होता है, जो घर के एक छोटे मोटे मनमुटाव और झगड़े की वजह से घर छोड़कर चला गया था और इस किलर का शिकार बन गया था। तो हमेशा की तरह ये किलर उसकी भी सारी आइडेंटिटी चुरा लेता है और खुद जुयोंग बन जाता है। अब जब वो ऑफिसर अपने बेटे की लास्ट पिक्चर देखता है तो वो अंदर से टूट जाता है। इसीलिए वो किलर को मारने के लिए गन उठाता है, पर किलर उसे अपनी बातों से मैनिपुलेट करता है, जिससे वो ऑफिसर उसे शूट नहीं कर पाता है। फिर तभी नामी वहाँ पर आती है, जिसके हाथ में गन होती है, और वो तुरंत एक ही सेकंड
सेकेंड में उस किलर को शूट कर देती है और उसके डैड भी लकीली बच गए थे। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नामी अपनी लाइफ अब खुशी खुशी स्पेंड करने लगती है। फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।